आज का टॉपिक हम लोग के लिए है घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। ये कानून 2005 में बना था जब घरेलू हिंसा की बहुत ज़्यादा महिलाएं शिकार हो रही थीं। उससे पहले इस कानून के बनने से पहले घरेलू हिंसा के नाम पर लड़ने के लिए 498A 304B जैसे धाराओं की व्यवस्था थी, जो कि दहेज पीड़न और दहेज हत्या से संबंधित महिलाओं को राहत देने के लिए धाराएं थीं। लेकिन इनका क्रियान्वयन कई कारणों से नहीं हो पाता था और विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाओं की घटनाएं कवर नहीं हो पाती थी। तो ये होता था कि घरों के अंदर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा न सिर्फ नजरअंदाज होती रही, बल्कि साल दर साल महिलाएं अपनी जान से हाथ धोती रहीं। तो इसके लिए 2005 में इसको महिलाओं के संरक्षक कानून में लागू किया गया। ये कानून महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बन के आया और इससे उनकी कई प्रकार के अधिकारों का निवारण हुआ, बल्कि से समस्याओं का निवारण हुआ। जैसे घर के अंदर सुरक्षा अधिकार, निवास का अधिकार जैसे राहतों को शामिल किया गया और इसकी व्यवस्था से कई बड़ी समस्याओं से निजात मिला। और इसमें क्या होता है कि इस प्रशासन का असंवेदनशील रवैया इस नियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने में चुनौती बना हुआ है। उसका कई तरह के कारण हैं। वो कारणों को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित कैसे करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में बहुत ही स्पष्ट प्रकार से घरेलू हिंसा शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत किसके प्रकार की जा सकती है, को परिभाषित किया गया है। और अब बात करते हैं घरेलू हिंसा होती क्या है। किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदारों को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है। अब इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्षति से क्या मतलब होता है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब देखते हैं शारीरिक क्षति से मतलब क्या है। महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना होता है। ऐसा किसी भी कार्य को करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य विकास को रोकता हो। इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल शामिल है। और इसमें लैंगिक क्षति या यौनिक शोषण भी रखा हुआ है। ऐसा कोई भी यौनिक आचरण व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म कर सकता है, ये भी इसके अंदर आता है। महिला का अपमान या तिरस्कार करना हो सकता है। महिला के साथ अपराधिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल होता है। इसमें कई तरह से और भी मौखिक और भावनात्मक रूप के शोषण को शामिल किया गया है, जैसे कि अपमान, उपहास, तिरस्कार, गालियों, विशेष रूप से बच्चे, संतान या लड़का के ना होने के संबंध में अपमान, ताने या उपहास कराना। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुलाव, संबंध हो या लगाव हो। इसमें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना भी शामिल किया गया है। ऐसे सभी आर्थिक, वित्तीय संसाधनों जिसके लिए महिला किसी विधि, कानून या प्रणनात्मक रूप के अधिकार में लायक है, उसका उपयोग ना होने देना। महिलाओं या उसके बच्चों को घरेलू आवश्यकताओं का पूरा ना करना। इसी तरह महिलाओं द्वारा शारीरिक रूप से अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी के प्रयोग से उसे रोकना और उसके रख रखाव से संबंधित किराया और खर्च उसे देने में रोकना, वंचित करना शामिल है। इसमें घरेलू सामान को बेचना, जैसे कि संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, उसके बराबर अन्य संपत्तियों पर जिस पर महिला का पूर्ण या आंशिक अधिकार हो या जिससे महिला का हित सुरक्षित रहता हो, को महिलाओं की गैर मौजूदगी और बिना सहमति के बेचना। संपत्ति किसी और को दे देना या कब्जा करना, किसी तरीके से महिला को उसके इस्तेमाल से वंचित करना। इसमें वही संपत्तियां शामिल हैं जो कि महिला के नाम हो। जो किसी और के नाम हो वो इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिसके नाम है वो अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार है। इसमें शिकायत कैसे की जा सकती है। इसमें शिकायत नॉर्मली क्या रहता है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके आप अपना केस शामिल कीजिए। केस फाइल करने के बाद संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है, वो चाहे किसी महिला से संबंधित हो। अब इसमें क्या होता है, जब आप कंप्लेन करते हो तो जो आपका गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो इसकी जांच करता है कि इसमें आपका किसी प्रकार का घरेलू हिंसा हुई है कि नहीं हुई है। केस फाइल करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट न्यायालय में लगाता है और उसके बाद माननीय जज महोदय लोगों को सम्मन इशू करते हैं जिन जिन के नाम घरेलू हिंसा में लिखे गए हैं। ये सारी शिकायतें
लिखित रूप से की जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा अपनी पिटिशन लगानी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपना पूरा एफिडेविट के साथ सारा डिटेल लगानी पड़ेगी, आपके साथ हुआ क्या 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 हुआ है। तो जो संरक्षण अधिकारी होता है वो हेल्प करते हैं इसमें। जब आपकी ये सारी नोटिफिकेशन चली जाती है, समन इश्यू हो जाता है अदर पार्टी को, तो वो कोर्ट में आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बारे में और बात डिटेल में करेंगे। अभी बात करते हैं कि किस किस सुविधा का आप महिला फ़ायदा ले सकती है, आदेश ले सकती है, राहत ले सकती है। इसमें धारा 14 है जो परामर्शदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकती है। धारा 16 है जो कार्रवाई को बंद कमरे में किए जाने की बात कह सकती है। धारा 17 है जो साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। धारा 18 है जो संरक्षण का अधिकार प्राप्त कर सकती है। धारा 19 है जो निवास का आदेश पालन का कर सकती है। धारा 20 है जो आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता, वित्तीय राहत की बात कर सकती है। धारा 21 है जो अभिरक्षा का आदेश दे सकती है। धारा 22 है जो हर्जाना मुआवजे का आदेश दे सकती है। धारा 23 है एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति है। धारा 24 है जिसमें पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। धारा 29 है जो अपील कर सकती है। धारा 31 है जो प्रतिनिधि द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने का दंड लगा सकती है। ये विभिन्न तरह की धाराएं को अधिकार दिया गया है जो कि महिला अपने घरेलू हिंसा के केस में उपयोग कर सकती है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की जो हो क्या रहा है आजकल, उसके बारे में बात करते हैं। आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होना कोई नई बात नहीं है, हर घर में डिस्प्यूट होता है। उसको कैसे आप लोग अपनी आपसी बात से, आपसी सहमति से रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा अगर वो किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कर रहा है, तो उसमें आदमी को कोर्ट में जरूर जाना चाहिए, वो अपने सुरक्षाओं की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर छोटी मोटी बातों को लेकर अगर आप कोर्ट जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपने जिस व्यक्ति के ऊपर विभिन्न प्रकार की आपने जैसे DV एक्ट लगा दिया, 498 लगा दिया और धाराओं में मुकदमे कर दिए, फिर उसके बाद संबंध एक तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि कोई आदमी फिर क्यों रहेगा किसी व्यक्ति के साथ जब उसके ऊपर इतने मुकदमे कर दिए गए हैं, चाहे वो फर्जी हो चाहे सही में हो, दोनों ही भाषा में मैं कह रहा हूँ। तो जितना हो सके किसी प्रकार के डिस्प्यूट को घर में ही रिजॉल्व कीजिए और किसी के कहने पे, अपने रिश्तेदारों के कहने पे या किसी के कहने पर केस मत फाइल कीजिए तब तक जब तक कि आपकी सारी चीज़ें आपस में बैठ के रिजॉल्व होने वाली हो सकती हैं, वो खत्म हो ना जाए, उसकी सारी संभावना खत्म ना हो जाए। इसके बारे में और हमारी वीडियो देखते रहिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।